Hello everyone, welcome to all of you in our YouTube channel Future Doctor Classes. Dear students, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं 12th बायोलॉजी एंड यूनिट सेकंड, जिसका नाम क्या है बच्चे, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। और आप ये अच्छे से जानते हैं कि जेनेटिक्स का जो अपना यूनिट है सेकंड, इसके अंदर 3 चैप्टर हैं स्टूडेंट्स। पहला चैप्टर जो है वो है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। सेकंड चैप्टर जो आता है वो उसका नाम है बच्चे मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। एंड थर्ड आता है इवोल्यूशन। तो आज की जो अपनी क्लास है स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सेकंड चैप्टर यूनिट सेकंड से मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस। बच्चे आपने सुना होगा कि बायोकेमिकल्स यानी कि बायोकेमिस्ट्री क्या होता है। तो उस बायोकेमिस्ट्री के अंदर बेसिकली जो अपना जेनेटिक्स है 12th बायोलॉजी का स्टूडेंट्स, इसके अंदर जो अपना सेकंड चैप्टर आता है मॉलिक्यूलर ऑफ बेस ऑफ इनहेरिटेंस, ये चैप्टर बेसिकली बायोकेमिकल से रिलेटेड है। क्लियर है? तो आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो इस चैप्टर में सबसे पहला जो वर्ड आता है स्टूडेंट्स, वो क्या आता है, मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस, जो कि इसका चैप्टर का ही एक नाम है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये है चैप्टर का नाम बच्चे। और इस चैप्टर के अंदर हमें सबसे पहले पढ़ना है जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल किसे कहते हैं, जेनेटिक मटेरियल किसे कहते हैं, और जेनेटिक मटेरियल बनने के लिए किसी भी सब्सटेंस को अगर जेनेटिक मटेरियल का क्रेडिट देना है तो उसके लिए उसमें क्या क्या एबिलिटी होनी चाहिए, क्या क्या एसेंशियल पॉइंट्स हैं जो उसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं एक जेनेटिक मटेरियल के अंदर। तो बेसिकली सबसे पहले जेनेटिक मटेरियल की डेफिनेशन क्या होगी स्टूडेंट्स, डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से है, द बायोकेमिकल सब्सटेंस। क्लियर है? द बायोकेमिकल सब्सटेंस विच कंटेन बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। क्या होता है? बायोलॉजिकल सब्सटेंस विच कंटेन बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन विच ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के अंदर ट्रांसफर होता है। क्लियर है? जो पेरेंट्स के कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर करता है और जो इंफॉर्मेशन होती है उसको कोडेड फॉर्म में अपने अंदर स्टोर करता है, उस सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे, देखिएगा, द सब्सटेंस विच कंटेन या फिर विच स्टोर बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन in coded form, in coded form which transfer from generation to generation, generation to generation। क्लियर है? तो ये रहेगा इसका डेफिनेशन, क्या, द सब्सटेंस विच स्टोर बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन इन कोडेड फॉर्म, वो सब्सटेंस जो बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को कोडेड फॉर्म में स्टोर करके रखता है। दूसरा, जो ट्रांसफर होता है, विच ट्रांसफर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर भी होता है, क्योंकि ये पेरेंट्स के कैरेक्टर को कैरी करता है उनके ऑफस्प्रिंग के अंदर। क्लियर है? इसमें आप एक लाइन और भी ऐड कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। वो लाइन क्या होगी, इट एक्सप्रेस इट्स कैरेक्टर इन ऑफस्प्रिंग। क्लियर है? अगर आप उसको ऐड करना चाहते हैं तो बेशक कर सकते हैं। उसको क्या लिखेंगे, इट एक्सप्रेस इट्स कैरेक्टर इन ऑफस्प्रिंग। ये जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है ये अपने कैरेक्टर्स को कहाँ एक्सप्रेस करेगा, उसके ऑफस्प्रिंग के अंदर। क्लियर है? तो यहां इसकी डेफिनेशन में सिर्फ इतना ही। आगे जो अपना रहेगा बच्चे वो आता है इसके एसेंशियल कैरेक्टर कौन से हैं, कौन कौन सी क्वालिटी है जिसकी वजह से इसको हमने जेनेटिक मटेरियल का क्रेडिट दिया है। क्लियर है? तो उसमें क्या होगा, पहले हेडिंग बनाइए, एसेंशियल कैरेक्टर या क्वालिटीज लिख सकते हैं आप, क्वालिटीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल।
ये तो इसकी हेडिंग ही डेफिनेशन की तरह हो गई है नहीं, चलो कोई बात नहीं, फिर भी आपको इसको ऐड करना पड़ेगा बच्चे यहाँ पे। एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ जेनेटिक इन मटेरियल, ठीक है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है इसकी एसेंशियल क्वालिटीज क्या क्या है, क्या क्या होनी चाहिए उसके अंदर जब हम उसको जेनेटिक मटेरियल का क्रेडिट देंगे। तो उसमें आप नोट डाउन करिए, सबसे पहला जो करेक्टर है इसका, जो क्वालिटी है, वो क्वालिटी क्या होगी स्टूडेंट्स। सबसे पहली बात, अगर वो जेनेटिक मटेरियल है तो वो पूरे ह्यूमन बॉडी के अंदर या फिर पूरे ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में हर एक सेल के अंदर इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। कैसा होगा, सभी सेल में इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा अगर वो जेनेटिक मटेरियल है तो। क्लियर है, क्यों है ऐसा, क्योंकि जब कोई भी ऑर्गेनिजम्स की फॉर्मेशन होती है तो उस ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन एक सिंगल सेल से स्टार्ट होती है ना, पता होगा ना। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है ह्यूमन बॉडी का, सेल है। तो एक सेल के अंदर वो पूरी इंफॉर्मेशन कंटेन करता है और उस एक सेल से नंबर ऑफ सेल का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है, तो जैसे ही उसमें सेल डिवीजन होगा तो ये जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो उसमें डिवाइड होता चला जाता है, हर एक सेल के अंदर इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इसीलिए ये लाइन इसमें फर्स्ट पॉइंट जो इसका है वो क्या लिखा है, इट शुड बी प्रेजेंट इन इक्वल अमाउंट इन ऑल सेल, या फिर आप ऐसा डायरेक्ट लिख सकते हो, इट शुड बी प्रेजेंट इन एवरी सेल ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्लियर है, इट शुड बी प्रेजेंट इन एवरी सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी, या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसकी आप बात कर रहे हो उस ऑर्गेनिज्म के हर एक सेल में ये जो क्वालिटी है, ये जो अमाउंट है जेनेटिक मटेरियल की वो प्रेजेंट होती है, हर एक सेल के अंदर प्रेजेंट होगा। क्लियर है, देखा आप लोगों ने क्राइम पेट्रोल देखा होगा, शायद देखते भी होंगे, सीआईडी। उसके अंदर बेसिकली क्या होता है, जब उसका टेस्ट करना होता है, विक्टिम को पकड़ना होता है, तो उसमें वो क्या करते हैं, डीएनए टेस्ट करते हैं। और डीएनए टेस्ट के जैसे किसी विक्टिम के बॉडी पे अगर जो क्रिमिनल है उसके बॉडी का कुछ भी पार्ट्स अगर छूट जाता है, मान लो कोई उसका हेयर रह गया, उसके नेल्स के निशान रह गए, तो उसमें क्या होता है, डीएनए मटेरियल प्रेजेंट होता है। हर एक सेल के अंदर बॉडी में डीएनए प्रेजेंट होता है, यानी कि जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है उसमें। तो वो जेनेटिक मटेरियल की सहायता से हम उस विक्टिम को पकड़ पाते हैं या उस क्रिमिनल को पकड़ पाते हैं। क्लियर है, तो वो चीज़ें कहाँ से डिपेंड करती हैं, इसी लाइन के ऊपर वो चीज़ें यहाँ पे डिपेंड कर रही है, क्योंकि उसकी बॉडी की कोई भी सेल हो, उन सभी सेल के अंदर उसकी बॉडी में जेनेटिक मटेरियल मिलेगा। और हर एक ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल डिफरेंट होता है, उसके अंदर जो कोडेड होते हैं, जो उसकी सीक्वेंस होती है, सभी में डिफरेंट मिलेगी। और यही एक रीज़न होता है कि वो जो प्रश्न है वो आसानी से पकड़ा जाता है। क्लियर है, तो इसीलिए डीएनए टेस्ट पुकारते हैं वो, ऐसे कोई नॉर्मली मुंह उठा के नहीं बोल देता कि यार चल डीएनए टेस्ट करवा देते हैं, क्योंकि डीएनए टेस्ट में वो सच्चाई है जो हर एक विक्टिम को उसको इंसाफ दिला देता है। क्लियर है, तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को आसानी से ऑब्जर्व हो रहा होगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट जो है वो अपना ऊपर लिखते हैं। चलो इसको मैं रफ करता हूँ, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। अगर किसी ने नोट डाउन ना भी किया हो तो वो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकता था और उसने ले भी लिया होगा। बाकी अगर नहीं लिया है तो वापस बैक जा करके आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट होगा यहाँ पे, फर्स्ट पॉइंट आई होप सभी ने लिखा होगा, देखा होगा। तो नेक्स्ट जो अपना पॉइंट होगा स्टूडेंट्स, वो यहाँ पे क्या होगा कि इट शुड बी एबल टू डुप्लीकेट इटसेल्फ, यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें एक क्वालिटी और होनी चाहिए, वो क्या, कि वो अपने आप को डुप्लीकेट कॉपी तैयार कर पाए। मान लो कोई एक सिंगल सेल है, उसमें रिप्रोडक्शन होना होगा, उसमें नया ऑफस्प्रिंग बनेगा, तो वो ऑफस्प्रिंग के अंदर उसकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन में तो ट्रांसफर होगी ना। तो वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन कब ट्रांसफर होगी, जब उसका जेनेटिक मटेरियल उसकी डुप्लीकेट कॉपी तैयार करेगा। और अगर डुप्लीकेट कॉपी तैयार नहीं कर सकता, अगर उसने ओरिजिनल को ही ट्रांसफर कर दिया, तो पीछे वाली सेल तो डेड हो जाएगी ना, इंफॉर्मेशन तो उसमें भी चाहिए। तो इसीलिए जो जेनेटिक मटेरियल होगा स्टूडेंट्स, उसके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो अपनी डुप्लीकेट्स कॉपी को तैयार कर सके। तो इट शुड बी एबल टू डेवलप इट सेल्फ डुप्लीकेट, या फिर आप लिख सकते हो इसमें इट शुड बी एबल टू डेवलप इट्स डुप्लीकेट
डुप्लीकेट। क्लियर है? तो जेनेटिक मटेरियल में ये क्वालिटी होनी चाहिए, ये फीचर होना चाहिए कि वो अपनी डुप्लीकेट कॉपी तैयार कर सके, देन इट वुड बी जेनेटिक मटेरियल, तो ही वो जेनेटिक मटेरियल कहलाएगा। अभी इसी पॉइंट के बेस में दो की लड़ाई हम खत्म करने वाले हैं। जब आगे आप पढ़ोगे तो उसमें आएगा कि जो क्रोमोसोम है वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करता है, लेकिन डियर स्टूडेंट्स क्रोमोसोम में दो चीज़ें होती हैं, एक प्रोटीन होता है, दूसरा डीएनए होता है। तो उस चीज़ के अंदर उनकी लड़ाई थी और उसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी लगा उस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए कि इन दोनों में से कौन सा है जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो वहाँ सिर्फ एक पॉइंट था जिसके कारण प्रोटीन को बेचारे को मात मिली और प्रोटीन वहाँ हार गया, और इस केस में जीत मिली किसको? डीएनए को, क्योंकि डीएनए ही एक ऐसा सब्सटेंस है हमारी बॉडी में जो अपनी जो क्वालिटीज़ हैं, अपने जो फीचर्स हैं, करेक्टर्स हैं, उनके डुप्लीकेट्स तैयार कर पाता है, और यही रीज़न है कि उसको हमने जेनेटिक मटेरियल का क्रेडिट दिया है। ठीक है, चलो इसमें नेक्स्ट पॉइंट और ऐड करते हैं। 2 पॉइंट हो गए। चलो नेक्स्ट पॉइंट जो होगा स्टूडेंट्स इसमें वो ये रहेगा कि इसके अंदर कुछ ऐसा इनहेरिटेबल चेंज आए जिसकी वजह से नेक्स्ट जनरेशन में थोड़ी बहुत तो डिसिमिलरिटीज हो। अरे मान लो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, आपके मम्मी पापा से आपका फॉर्मेशन हुआ, क्लियर है, और अगर आपके फादर और मदर के जेनेटिक मटेरियल में कोई चेंज नहीं आता, क्लियर है, कोई चेंज नहीं आता, तो आप बिल्कुल डिट्टो अपने माँ पापा के जैसे होते हैं ना, फादर एंड मदर के बिल्कुल इक्वल हो जाते हैं, आप बिल्कुल क्लोन हो जाते हैं सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में जैसा होता है, तो उसमें वेरिएशन नहीं आते। तो इसीलिए जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसमें एक एबिलिटी और होनी चाहिए कि वो अपने अंदर एक ऐसा चेंज, एक ऐसा इनहेरिटेबल चेंज डेवलप करे ताकि उसमें वेरिएशंस आएँ, जिससे हम थोड़ा सा डिफरेंट लगें। अदरवाइज तो दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, फिर उनको आइडेंटिफाई करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट जो होगा इसका, उस नेक्स्ट पॉइंट में आप क्या लिखोगे? इनहेरिटेबल चेंज इसके अंदर होना चाहिए। इट शुड बी एबल टू डेवलप inheritable, it should be able to develop inheritable change। क्लियर है? जिस चेंज को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? म्यूटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? म्यूटेशन। इन केस ऑफ जेनेटिक मटेरियल में अगर कोई इनहेरिटेबल चेंज आता है तो उसको हम क्या कहते हैं? म्यूटेशन बोलते हैं। ये सिंगल वर्ड है जिसको हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं। इनहेरिटेबल चेंज लिखने की बजाय आप सिंगल म्यूटेशन भी लिख सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अब इसका एक लास्ट पॉइंट बचता है, वो क्या है कि इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन होगी स्टूडेंट्स, इस जेनेटिक मटेरियल में जो बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन होगी वो इंफॉर्मेशन किस में स्टोर होनी चाहिए? कोड की फॉर्म में। किसके फॉर्म में? कोडेड फॉर्म में इंफॉर्मेशन स्टोर करना चाहिए। ठीक है, तो इट शुड बी एबल टू स्टोर, it should be able to store information, it should be able to store information in coded form। क्लियर है? इसके अंदर क्या होना चाहिए? एबिलिटी होनी चाहिए इंफॉर्मेशन को कोड की फॉर्म में स्टोर करने की। तो ये कुछ फीचर्स हैं, कुछ क्वालिटी हैं जेनेटिक मटेरियल के अंदर जो एक जेनेटिक मटेरियल को कैरी करनी होती हैं, और इसी बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि वो जेनेटिक मटेरियल कौन होगा। अगर ये सारे फीचर्स एक सब्सटेंस फॉलो कर रहा है तो हम उसको जेनेटिक मटेरियल का क्रेडिट दे देते हैं। तो ये चीज़ें हमें सारे के सारे ये जो फीचर्स हैं ये हमें किस में देखने को मिले? डीएनए में देखने को मिले, और यही रीज़न था कि हमने डीएनए को जेनेटिक मटेरियल कह दिया। चलो आगे देखते हैं। इन सारों मामलों के बाद ये जो सारी क्वालिटीज़ हैं, इसके बाद 1902 यानी कि 1902 में शूटन और बॉवरी नाम के 2 साइंटिस्ट थे, और उन दोनों साइंटिस्टों ने एक थ्योरी प्रपोज की या फिर एक लॉ दिया या फिर एक बात बताई, एक इन्फॉर्मेशन शेयर की, और उस इन्फॉर्मेशन में उन्होंने क्या कहा कि जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में,
डियर स्टूडेंट्स, वो इंफॉर्मेशन किसी क्रोमोसोम के द्वारा होती है। एक नया ही नाम लाके बीच में फंसा दिया उन्होंने, क्या कि ये जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स किसकी वजह से हो रही है? क्रोमोसोम की वजह से हो रही है। चलो इतना बताया, एक नया वर्ड सामने आया, क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम बेसिकली स्टूडेंट्स दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, जैसे मैंने अभी शायद पहले भी डिस्कस कर लिया होगा कि क्रोमोसोम प्रोटीन डीएनए से मिलकर बना होता है। तो वही चीज़ें यहाँ पे फिर से रिपीट करते हुए एक बार मैं फिर से बताना चाह रहा हूँ आपको, क्या कि जो क्रोमोसोम होता है उसमें दो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, प्रोटीन एंड सेकेंड डीएनए। तो ये दो चीज़ें क्रोमोसोम में होती है। यहाँ भी एक कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया, क्या उसने कहा सिंगल वर्ड यूज किया कि सर क्रोमोसोम इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर रहा है, चलो मान लिया कर रहा है, लेकिन उसमें भी दो चीज़ें हैं, हम किसे कहें कि प्रोटीन करता है या फिर डीएनए करता है, क्लियर है? तो उस चीज़ के लिए हमने इन क्वालिटीज़ को, इन फीचर्स को उसमें मैच करके देखा, ठीक है? और वो फीचर्स मैच करने के बाद हमें एक नई इंफॉर्मेशन हाथ लगी। वो इंफॉर्मेशन क्या थी कि जो प्रोटीन है स्टूडेंट्स, वो प्रोटीन अपनी डुप्लीकेट कॉपी तैयार नहीं करता, क्लियर है? प्रोटीन अपनी डुप्लीकेट कॉपी तैयार नहीं कर पाता। बाकी ये फीचर है उसमें, वो इंफॉर्मेशन को कोड की फॉर्म में स्टोर कर लेता है प्रोटीन, ठीक है? दूसरा, ये चेंज भी आ जाता है उसमें, क्लियर है? लेकिन जो सेकंड पॉइंट है इसका स्टूडेंट्स, ये सेकंड पॉइंट उसमें मैच नहीं खाया। ये एक बात जिसने प्रोटीन को पीछे धकेल दिया, क्या कि प्रोटीन अपनी डुप्लीकेट्स कॉपी तैयार नहीं कर सकता, और इसी वजह से उसको हमने जेनेटिक मटेरियल का नाम नहीं दिया, क्लियर है? तो ये बात सारी किसके रिगार्डिंग, किसके द्वारा पता चला हमें? ये पता चला दो साइंटिस्ट के द्वारा, जिसका नाम था शूटन एंड बोवेरी। तो उसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं, बेचारे ने इतनी मेहनत की है तो हम भी थोड़ा लिखते हैं उनके बारे में। चलो यही लिखवा देता हूँ, शूटन एंड बोवेरी। शूटन एंड बोवेरी 1902 proposed that the genetic information transfer from generation to generation by क्रोमोसोम। तो ये बातें थी जो शूटन एंड बोवेरी ने हमें 1902 के अंदर बताया। क्या? शूटन एंड बोवेरी 1902 proposed that the genetic information transfer from generation to generation by chromosome। किसके द्वारा ट्रांसफर होता है? क्रोमोसोम के द्वारा ट्रांसफर होता है, क्लियर है? ये क्रोमोसोम भी दो चीज़ों से मिलकर बना है। जेनेटिक मटेरियल का जो क्रेडिट दिया इन्होंने क्रोमोसोम को, तो उसमें हमने ऑब्जर्व किया कि भाई क्रोमोसोम भी दो चीज़ों से मिलकर बना है, प्रोटीन से और डीएनए से। ये बात जो लिखी है, इसके आगे का हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं इसको रफ करता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे देखते हैं। जो अपना नेक्स्ट पॉइंट था क्रोमोसोम, क्या था? क्रोमोसोम। देखिए क्रोमोसोम, क्लियर है? क्रोमोसोम में देखते हैं, क्रोमोसोम बेसिकली स्टूडेंट्स दो चीजों से मिलकर बना है, और जिसमें फर्स्ट आता है अपना प्रोटीन एंड सेकंड है डीएनए। क्या है? प्रोटीन एंड डीएनए, ये दो चीजें हैं जो क्रोमोसोम में पाई जाती है, क्लियर है? लेकिन इन दोनों चीजों ने एक सस्पेंस क्रिएट किया कि भाई दोनों में से कौन सा है जो इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करेगा। तो इसके लिए फिर वही बातें जो हमने लास्ट बात की थी कि ये इनके अंदर कुछ स्पेशल क्वालिटीज़ होती हैं एक जेनेटिक मटेरियल के अंदर, जो इनको कैरी करना होता है, ठीक है? वो ज़रूरी है, अगर वो कैरी करेंगे तो इनको जेनेटिक मटेरियल क्रेडिट दिया जाता है, क्लियर है? तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रोटीन के बारे में। ठीक है? तो प्रोटीन का फर्स्ट पॉइंट आता है क्या
कि शुरुआत में इन अर्लियर स्टेज प्रोटीन को क्या माना जाता था कि भाई प्रोटीन है जो इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में प्रोटीन ही है जो इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है। डीएनए का कुछ रोल नहीं दिखाया उसने, क्लियर है। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे इस बात के बारे में थोड़ा सा स्टडी किया तो पता चला कि भाई प्रोटीन नहीं, वो तो डीएनए था, क्लियर है। तो प्रोटीन के बारे में क्या था, इन अर्लियर स्टेज, इन अर्लियर स्टेज, अर्लियर टाइम, ठीक है, इन अर्लियर स्टेज it was thought that protein is genetic material. क्या माना गया था कि प्रोटीन एक जेनेटिक मटेरियल है। कब था, अर्लियर स्टेज के अंदर, बहुत पहले के टाइम में इसको माना जाता था कि ये क्या है, ये क्या था, जेनेटिक मटेरियल था। लेकिन बाद में इसके बारे में स्टडी किया तो कुछ और ही पता चला। देखते हैं वो आगे क्या था। दूसरी बात, जो प्रोटीन था ये मैक्रो अमाउंट्स में, यानी कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता था। तो नेक्स्ट पॉइंट अपन क्या लिखेंगे, दीज आर मैक्रो मॉलिक्यूल्स एंड शो अनॉर्मस, बहुत तरह की वैरायटी कैरी करता है ये। दीज are macromolecules, contain different variety, क्लियर है, डिफरेंट टाइप की वैरायटी को कैरी करता है ये, क्लियर है। 2 पॉइंट लिखे यहाँ पे प्रोटीन के रिगार्डिंग। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लिखूंगा, क्योंकि लास्ट में शायद आपको ना ऑब्जर्व हो, इसलिए हम ऊपर लिख लेते हैं, क्लियर है। तब तक आप इसको उतारिए, फिर मैं आगे लिखता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट है अपना, थर्ड पॉइंट जो था वो क्या है, दे एग्जिबिट क्या था, दे एग्जिबिट्स ग्रेट स्पेसिफिसिटी, ग्रेट स्पेसिफिसिटी, स्पेलिंग देखिएगा, they exhibits great specificity, ठीक है। स्पेशल प्रोटीन के लिए एक स्पेशल कोडिंग इंफॉर्मेशन होती है इनके अंदर। तो क्या करते हैं ये, ग्रेट एग्जिबिट स्पेसिफिसिटी शो करते हैं, दे एग्जिबिट ग्रेट स्पेसिफिसिटी, ओके, क्लियर है। जो इसका थर्ड पॉइंट था। फोर्थ पॉइंट क्या आता है, इस फोर्थ पॉइंट ने सारी मल्टीप्लेट कर दी बेचारे की, नहीं कंपटीशन में अभी तक तो ये उसके साथ ही था, उसके बराबर में चल रहा था ये। लेकिन जो लास्ट पॉइंट आया स्टूडेंट्स, उस लास्ट पॉइंट ने बेचारे की सारी उम्मीदें खत्म कर दी। वो क्या था, इट डू नॉट शो, इट हैव नॉट एबिलिटी, नो एबिलिटी टू फॉर्म इट्स डुप्लीकेट, क्लियर है। तो इस पॉइंट ने सारा खेल खत्म कर दिया इसका। क्या, इसके अंदर डुप्लीकेट कॉपी बनाने की जो एबिलिटी है वो नहीं होती, और इस एक पॉइंट ने इसका पूरा प्लान खत्म कर दिया यहाँ पे। और इसी वजह से यही एक रीज़न था जिसकी वजह से प्रोटीन को जेनेटिक मटेरियल का कोई भी क्रेडिट नहीं मिला, और वहाँ ये अपनी रेस हार गया, क्लियर है। जो नेक्स्ट बातें थी, जो सारी इंफॉर्मेशन जो हमने लिखी हैं, एसेंशियल फीचर्स जो होने चाहिए जेनेटिक मटेरियल के अंदर, ये सारे के सारे फीचर्स एक डीएनए ने रिप्रेजेंट करके दिखाए, और उसने सारे के सारे इंफॉर्मेशन को कैरी किया। तो यही रीज़न था कि डीएनए को जेनेटिक मटेरियल का क्रेडिट मिला। वो सारे फीचर्स जो डीएनए रिप्रेजेंट करता है, वो सारे के सारे फीचर हम नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही अच्छे से ब्रीफली एक्सप्लेन करने वाले हैं। आज के लेक्चर में डियर स्टूडेंट्स सिर्फ इतना ही। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।